तो हमने वो दो चीजें पढ़ ली थी हिंदू लॉ में। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, दो चीज हमारी हो गई थी। अब हिंदू लॉ को बस इतना ही पढ़ना है, होता तो बहुत है। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, बट वो आप लोगों के अभी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी से दो चीजें पढ़ लो। अब एक चीज और जो बतानी थी, बहुत सारे बच्चे थोड़ा परेशान थे कि सर क्या हिंदू अडॉप्शन में कैसे होगा, कौन क्या किसको अडॉप्ट करता है, अब कैसे हो रहा है, किसने कैसे किया, सुष्मिता सेन ने कैसे किया। तो वही कुछ चीजें थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूं। क्या होता है कि अब जो है ना, कारा गाइडलाइंस आ गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब जो ज्यादातर जो अडॉप्शन होते हैं ना, वो कारा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है नहीं, साथ में कोएग्जिस्ट करता है। मतलब इसको बोलते हैं हामा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। तो दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। कारा गाइडलाइंस बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 में आया है, उसके अकॉर्डिंग 2017 में कारा गाइडलाइंस आई थी। तो अडॉप्शन उसी से गवर्न ज्यादातर वो होते हैं। तो क्या है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। वैसे आपका कारा गाइडलाइंस आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या है ना, बहुत कॉन्ट्रोडक्टरी चीजें हैं हामा में और कारा में, ठीक है। तो आप लोग एक बार, अगर वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को अगर मन करे तो कारा की गाइडलाइंस गूगल में डाल के कारा की गाइडलाइंस पढ़ लेना, ठीक है। क्या है, जैसे हामा में क्या होता है कि आप जैसे कोई बच्चा अडॉप्ट करते हो तो 15 ईयर्स का होना चाहिए। कारा में क्या है कि 18 ईयर्स तक कर सकते हो, ठीक है। हिंदू अडॉप्शन मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है हामा, उसमें क्या है कि वो सिर्फ हिंदूज के लिए है, ठीक है। सिर्फ हिंदू, जो हिंदू में जो बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इनके लिए है, ठीक है। ये सिर्फ यही इंडिया एप्लीकेबल होता है। और जो कारा है वो सेकुलर लॉ है, ठीक है, वो सबके लिए है। मतलब अगर किसी मुस्लिम को, किसी क्रिश्चियन, किसी जीव को भी अगर करना है अडॉप्ट, तो वो कारा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कारा में कुछ चीजें हैं जो चेंज हैं। जैसे कि क्या है कि इसमें जैसे 21 ईयर का वो था कि 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए। कारा में क्या है कि 25 साल का गैप होना चाहिए। मतलब मदर और फादर दोनों के, आइदर ऑफ द पेरेंट्स 25 साल होना चाहिए, ठीक है। चाहे फैमिली करे, कोई भी करे, 25 ईयर्स का होना चाहिए। इसमें कारा में और कुछ चेंजेस है, जैसे कि जो सिंगल मेल है वो फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक। बट जो फीमेल है वो मेल और फीमेल दोनों को कर सकती है। हामा में क्या था कि सिर्फ आप एक बच्चा एक टाइम पे अडॉप्ट कर सकते थे। सारा गाइडलाइंस के बाद आप 3 बच्चे तक अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, बट हामा और जो कारा है वो कोएग्जिस्ट करते हैं। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी टॉपिक है ये। इसमें अभी जाना मतलब इतना सही नहीं है, आप लोगों के लिए काम की चीजें नहीं है। हमको हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ना पड़ता है, जो आपसे क्वेश्चन आएगा वो भी इसी पे आएगा। बट एक नॉलेज के लिए, उसके लिए आप थोड़ा सा कारा गाइडलाइंस पढ़ लेना। कुछ चेंजेस हैं, तो मतलब कारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक वो है, प्रोसीजर है, बहुत टाइम टेकिंग। हामाना बहुत इजिली है, बहुत इजिली हामा में हो जाता है। तो हामा का मिसयूज बहुत होता है, इस वजह से अब ज्यादातर जो प्रिवेल करता है वो थोड़ा कारा प्रिवेल करता है, ठीक है। तो मैं आज आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं उसमें पढ़ाऊंगा व्हाइट बोर्ड में। मेरा कैमरा ऑफ रहेगा, ठीक है। क्या चैट में सर, कैन यू जस्ट रिपीट इट वंस? कारा बेसिकली क्या है कि कारा एक अथॉरिटी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ
चाइल्ड एंड वुमेन मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, उसके अंडर कारा आती है। कारा का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के अंदर आती है। ठीक है, ये आएगा नहीं आपके में, कारा नहीं आएगा, ये सब जुनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आता है। लेकिन आपको सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए बता दे रहा हूँ ना, बहुत सारे दिन बच्चे परेशान थे कि तो सुष्मिता सेन ने कैसे किया, ये वो चीजें जो थी, तो बहुत डिफरेंस थोड़ा सा। हामा, हमको हामा पढ़ना है, हामा से ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, कारा से नहीं आएगा। बट एक उसके लिए ना कारा गाइडलाइंस थोड़ा सा पढ़ लेना, कारा गाइडलाइंस गूगल में डालना, उसको पढ़ लेना, बहुत सारी चीजें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, हामा और कारा में। ठीक है, हामा में क्या होगा कि सिंगल मेल फीमेल को कर सकता है, कारा में नहीं कर सकता है। ठीक है, हामा में आप सिर्फ एक एक चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हो, कारा में 3 कर सकते हो। हामा में कोई वो नहीं है शादी कि मतलब शादी हुई आप कभी भी अडॉप्ट कर सकते हो। कारा में क्या है, आपकी 2 साल तक जब स्टेबल मैरिज नहीं होगी तब तक अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक, कारा क्या है, कारा में इंटर कंट्री अडॉप्शन भी होते हैं। ठीक है, और कारा में स्टेप, जैसे स्टेप पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें कारा में होती है। तो कारा के अकॉर्डिंग अब ज्यादातर कारा ही प्रिवेल करता है। ठीक है, तो कारा के अकॉर्डिंग ये होता है कि सिंगल मेल ना फीमेल चाइल्ड को नहीं कर सकता, बट हामा में कर सकता है। हामा में प्रोविजन है कि हामा में दी हुई है। ठीक है, जो कारा है वो सेकुलर लॉ है, कारा सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक, सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी रिलीजन हो सबके लिए एप्लीकेबल है। हामा सिर्फ हिंदूज के लिए है, हिंदू में मतलब हिंदू में जो बुद्ध, जैन और सिख मतलब ये 4 जो आते हैं उनके लिए। ठीक है, तो अगर आप कारा पढ़ना चाहो तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना बेसिकली। चलो अब मैं आप लोगों को, अंडर कारा अनमैरिड नहीं कर सकते, डॉग कर सकते हैं। मेल जो है वो मेल को कर सकता है, फीमेल को नहीं कर सकता। फीमेल जो है वो दोनों को कर सकती है। ठीक है, ये अंडर कारा है। लेकिन कारा और हामा दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, बहुत कॉन्ट्रोडक्टरी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत कॉन्ट्रोडक्टरी लॉज है दोनों में। वो कुछ कहता है, वो कुछ कहता है, लेकिन को एग्जिस्ट दोनों करते हैं। अभी भी हामा है वो, अ, आपको हामा पढ़ना पड़ेगा, आप हामा पढ़ोगे और हामा है, हामा से भी अडॉप्शन होता है। बट अब प्रिवेल थोड़ा सा है, जहां अगर ऐसा कुछ हुआ कि कोई चीज ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हुई या जैसा बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर कारा वो करेगा प्रिवेल। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी एक बार आप लोग ना थोड़ा सा कारा गाइडलाइंस डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत सही होगा, कुछ चेंजेस होती हैं, मतलब थोड़ा सा वैसा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आपके काम की चीज नहीं है, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग ना थोड़ा मुस्लिम लॉ पढ़ लेते हैं, आप लोगों को मैं मुस्लिम लॉ बता देता हूँ। ठीक, ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में हम पहले शुरू करेंगे कि मुस्लिम लॉ के क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, सोर्सेज के बाद हम लोग उसमें मैरिज पढ़ेंगे, डाइवोर्स पढ़ेंगे, और भी कई सारी चीजें हैं, टर्म्स हैं जो, वो उनको मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं बोलूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आज व्हाइट बोर्ड में लिखता जाऊंगा, तो आप लोग अपना अगर नोट करना हो तो करते जाना। ठीक है, ये तो जैसे पहले ना मुस्लिम लॉ के हम लोग सोर्सेज पढ़ते हैं, तो सोर्सेज क्या क्या है। सोर्सेज में तो पहला सोर्स है, देखो, कुरान। ठीक है, सबसे पहला तो है कुरान। ठीक, इसमें चलता है। ठीक है, पहला तो हो गया कुरान। कुरान बेसिकली क्या है, कुरान में जो अल्लाह के, वो है ना, जो अल्लाह की वो थी जो एक तरह से सेइंग्स, मतलब जो अल्लाह ने मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद को बताया था, वो सब सारी चीजें कुरान में दी गई हैं, वर्सेस दी हुई हैं। ठीक है, तो ये सबसे प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ का। ठीक, इसके बाद क्या है, सुन्ना। सुन्ना और, ठीक है, सुन्ना यार, सुन्ना और हदीस, इसको हदीस बोलते हैं। ठीक है,
तो सुन्ना क्या होता है, सुन्ना में ना जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉफिट ने खुद बोली थी, ठीक है, बिना गॉड को रेफरेंस दिए जो जो प्रॉफिट ने चीजें बोली थी वो सुन्ना में आती है, ठीक। एक कुरान हो गया, एक सुन्ना हो गया। ठीक है। अब क्या है, एक है इजमा। इजमा में बेसिकली क्या है, जो मुस्लिम लॉ, मुस्लिम के जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो इमिनेंट जूरिस्ट हैं, उनकी जो सेइंग्स है, जो ओपिनियंस है, वो इजमा बोलते हैं, वो इजमा में दिया है, वो भी एक मुस्लिम लॉ का सोर्स है। ठीक है। इसके बाद क्या है, कियास। ठीक है। कियास, ये आई है, ठीक है, QIYAS। ठीक। कियास। कियास में क्या है ना, बहुत सारी चीजें जो इजमा में नहीं है, सुन्ना में नहीं है, कुरान में है, वो कियास में दी हुई है। ठीक है। बहुत सारे जो ऐसे चीजें हैं मुस्लिम लॉ में जो प्रिवेल करती हैं, वो कियास में दी हुई है। ठीक। ये आपको बस नाम याद कर लो, आपको ये सब पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको नाम याद होना चाहिए। सुन्ना, कुरान, इजमा, कियास, ये सिर्फ आप सिर्फ नेम याद कर लो बस। ठीक है। ये सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ के। इसके बाद मुस्लिम लॉ के क्या सोर्स है, मुस्लिम लॉ के कस्टम्स, मतलब जो कस्टम प्रिवेल कर रहे हैं, ठीक है, जो कस्टम्स उसमें है मुस्लिम लॉ में, वो। ठीक। इसके बाद जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल जो जो जजमेंट्स आए हैं अभी तक मुस्लिम लॉ के उसमें, वो सारे मुस्लिम लॉ के सोर्सेज हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ लेगिस्लेशन है। लेगिस्लेशन मतलब एक्ट। से एक तो हो गया मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937। ठीक है, जिसको हम शरीयत बोलते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ है शरीयत, जो मुस्लिम लॉ पे गवर्न होता है, शरीयत है। ठीक है। इसके बाद क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मतलब मुस्लिम मैरिज के डिसोल्यूशन के लिए एक एक्ट है। ठीक है। इसके बाद एक एक्ट है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। 1986 में एक्ट आया था। ठीक है। तो ये मुस्लिम वुमेन के लिए, उसके मेंटेनेंस और उसके लिए ये एक्ट आया था। ठीक है, बेसिकली ये हो गया हमारे सोर्सेस। ठीक। ये इतने हमारे सोर्सेस हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट, कितना समझ में आ गया ना। सुन्ना, एक और सुन्ना में क्या है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो सेइंग्स हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बिना गॉड को रेफरेंस दिए जो चीजें बोली थी, वो सुन्ना में दी हुई है। ठीक। अब क्या है, ठीक। अब हम लोग ना पढ़ेंगे कि इसमें सोर्सेस कौन कौन से हैं। सोर्सेस हो गए थे, अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ के स्कूल्स। तो मुस्लिम लॉ के स्कूल्स हैं, आपको सिर्फ स्कूल के नेम याद करने हैं। ठीक। अगर पूछेगा तो सिर्फ नेम पूछेगा। बेसिकली ना जो मुस्लिम लॉ से दो सेक्ट हैं, जो दो स्कूल एक तरह से समझ लो आप, जो मेजर हैं, जैसे एक सुन्नी हो गया, एक शिया हो गया, जो बेसिकली हमको पढ़ने होते और भी हैं। अहमदियाज होते हैं, मुतजिला होते हैं, कई सारा और भी होता है, लेकिन जो बेसिकली जो मेन है वो है सुन्नी और शिया, जो हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है। सुन्नी और शिया, सुन्नी और शिया दो मेजर स्कूल्स हैं, यही हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है। अब पहले हम लोग सुन्नी में जानेंगे कि सुन्नी में भी चार अलग अलग स्कूल्स हैं। ठीक है। तो सुन्नी में क्या क्या है, सुन्नी में तो देखिए एक आपका है हनाफी, एक हो गया हनाफी, एक है मलिकी। ठीक है। एक हो गया सफई। ठीक। और लास्ट है हानबली। ये मुस्लिम लॉ के, ये सुन्नी में स्कूल्स हैं। ठीक है, अंडर सुन्नी लॉ, हनाफी, मलिकी, सफई और हानबली।
ये आप लोग सिर्फ नेम लिख लो। ये आप याद रखना कि सुन्नी जो स्कूल है, सुन्नी में जो है ये 4 स्कूल प्रिवेल करते हैं, ये 4 स्कूल्स हैं, ठीक है। ये आप सिर्फ नाम याद रखना। आप पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये आप जब पढ़ोगे, जब आप एलएलबी करोगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिया, ठीक है। सिया लॉ में बेसिकली 3 है जो मेजर है। सबसे जो मेजर वो है इतना आसारिया। इतना, हाँ, इंडिया में हनाफी ज्यादा है। सुन्नी में अगर पूछ लेता है तो हनाफी ज्यादा है। शिया में सबसे ज्यादा इतना आसारिया है। इतना आसारिया को ही इमामिया भी बोलते हैं, ठीक है। इतना आसारिया और इमामिया, ठीक है, ये सिया में आता है, ठीक है। ये पहला सिया का जो पहला से स्कूल हो गया, इतना आसारिया और इमामिया, ठीक। इसके बाद सिया में ही आते हैं इस्लामिया, ठीक है। इस्माइलिया, सॉरी। ठीक है, इस्माइलिया। एक हो गया इतना सारिया, इतना सारिया को इमामिया बोलते हैं। दूसरा हो गया इस्माइलिया। तीसरा है जयदीस, ठीक है। जो सिया में है ना, बेसिकली इतना सारिया ज्यादा है इंडिया में, ठीक। जो ज्यादा लोग जो पाए जाते हैं वो इतना सारिया के हैं, ठीक है। ये 3 हो गए सिया ला के स्कूल। ये भी आप सिर्फ नेम याद करो, और आपसे कुछ नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है। ये तो हो गया है हमारा स्कूल्स। ये अब हमने पढ़ लिया सिया लॉ और सिया और सुन्नी, 2 स्कूल्स हमने पढ़ लिए। एक हो गया सिया और एक सुन्नी। अब इसके बाद जो आगे हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे ना, जैसे हम मैरिज पढ़ेंगे, ठीक है, इद्दत पढ़ेंगे, डावर पढ़ेंगे, डाइवोर्स पढ़ेंगे, ये जितनी भी चीजें पढ़ेंगे ना, ये हम सिया और सुन्नी के उसमें पढ़ेंगे कि सिया में कैसे होता है और सुन्नी में कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे निकाह, ठीक है। निकाह मतलब मैरिज, मतलब निकाह करेंगे नहीं, निकाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो निकाह क्या है? निकाह, मैरिज, मुस्लिम लॉ में निकाह बोलते हैं मैरिज को, ठीक है। तो मुस्लिम में ना जो मैरिज है वो सैक्रामेंट नहीं है। मुस्लिम में जो मैरिज है वो प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। सैक्रामेंट नहीं, जैसे हिंदू में सैक्रामेंट थी, इसमें नहीं है। इसमें से प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का? कि भाई जो एक तरीके से कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको लीगलाइज किया जा सके, ठीक है। जो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एंड रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ है, ठीक है, उसको वो किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, ठीक है। सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ना, ये सब चीजें जो है उसको एक लीगलाइज करने के लिए निकाह होता है, और इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें सारी वो एसेंशियल्स होंगे जो एक कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होंगे कि ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है, ये सब सारी चीजें। तो ये सब सारी चीजें निकाह में होती है, ठीक। तो निकाह के ना हम लोग पहले एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं कि भाई निकाह के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है। तो पहला एसेंशियल है, देखो, कि बोथ द पार्टी शुड बी मुस्लिम, ठीक, ऑफ साउंड माइंड एंड हैव अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक। एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब होता है 15 साल, ठीक। 15 ईयर्स होती है एज ऑफ प्यूबर्टी। तो बोथ द पार्टी शुड बी मुस्लिम, मतलब दोनों पार्टी जो है वो मुस्लिम होनी चाहिए, ठीक है। साउंड माइंड की होनी चाहिए, और एज ऑफ प्यूबर्टी उन्होंने अटेंड कर लेनी चाहिए, ठीक है। पहला एसेंशियल होगा ये मुस्लिम मैरिज का, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑफर ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी टू द मैरिज, मतलब एक पार्टी की तरफ से ऑफर होना चाहिए कि भाई, हाँ, मैरिज का ऑफर होना चाहिए हम शादी करने के लिए, और एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी, और एक दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करनी, मतलब एक्सेप्टेंस करे, एक्सेप्ट कि भाई एक ने ऑफर किया, एक ने एक्सेप्टेंस किया, ठीक। फिर तीसरा क्या होता है कि, हाँ, मतलब वो पहले भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, बताऊंगा आगे, रुक जाओ, ठीक है। वैसे जो एक होता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड कर लेनी चाहिए, ठीक है, बट पहले भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। तीसरा होता है कि प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, ठीक। सुन्नी लॉ में 2 विटनेस का प्रेजेंट होना जरूरी है, तो 2 विटनेस होने चाहिए, ठीक है। बट सिया लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। बिना विटनेस के भी मैरिज हो जाती है सिया लॉ में, बट सुन्नी लॉ में 2 विटनेस होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया चौथा।
सुन्नी लॉ में दो विटनेस होंगे, शिया लॉ में विटनेस की जरूरत नहीं है। ठीक। पांचवा क्या है कि जो वर्ड्स विथ विच द मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। मतलब क्या है कि जो वर्ड्स होंगे ना, कि जब आप शादी के जो, कि भाई ऐसे ऐसी चीजें हैं, तो वो क्लियर होनी चाहिए। जो वर्ड्स, जो बातें हैं, जो भी शादी में आपकी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपने बात की है, वो सब क्लियर होनी चाहिए। ठीक। और जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है वो सेम मीटिंग में होनी चाहिए। मतलब जो प्रपोजल होगा, एक्सेप्टेंस होगा, एक ही मीटिंग में एक ही टाइम पे होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, वैसे मैं तो नहीं देखी है मुस्लिम मैरिज, गया हूँ खाना खाने, बट वैसे देखने नहीं गया हूँ। तो आप लोगों ने, अगर किसी ने देखा हो कि क्या होता है कि एक जगह लड़का बैठता है, जगह लड़की बैठती है, टीवी में देखा होगा, तो वो उधर से बोलते हैं कबूल है। ठीक है। तो ये वही होता है कि एक ही मीटिंग में होना चाहिए, उसी टाइम पे क्लियर कबूल है। मतलब ये नहीं कि आज बोला तो हम फिर बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम परसों शादी करेंगे, इस टाइम पे करेंगे, या कबूल है नहीं सही से बोल रहे हैं, तो ये सब चीजें ना वो होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या है कि इफ द पार्टीज आर मेजर दे हैव मस्ट, अगर अगर जो पार्टीज है ना वो मेजर है, तो वो खुद एक्सेप्टेंस और ऑफर वो खुद करेंगे। ठीक है। बट अगर माइनर और लुनेटिक है, ठीक है, अगर कोई माइनर है और लुनेटिक है तो उनके गार्जियन कर सकते हैं। ठीक है। मतलब इसमें माइनर क्या होता है ना, इसमें माइनर बेसिकली भी होता है एज ऑफ प्यूबर्टी से, एज ऑफ प्यूबर्टी से इसमें माइनर वो डिफाइन होता है। तो अगर माइनर की भी शादी हो जाती है, बट उस टाइम पे उसके जो फादर या ग्रैंडफादर हैं, वो गार्जियन जो होते हैं वो करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफर। ठीक है। तो इसके बाद लास्ट जो इसका वो है कि भाई इसमें कोई रिलीजियस सेरेमनी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस होती है, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे होता है काजी और जो मुल्ला होते हैं ना, वो कुछ कुरानिक वर्सेस पढ़ते हैं। ठीक है। तो वो यूजुअली हुआ करता है कि उसमें भाई शादी हुई तो कुछ आके कुछ बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है। एक मिनट, आप लोग डाउट पूछ रहे हो, क्या क्या है? यार ये टेलीफोनिक निकाह परमिसिबल होती है, थोड़ा सा यार मुझे ये इतना तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि एक टाइम पे एक मीटिंग में होना चाहिए, जो एसेंशियल है। ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारे देखो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आते रहते हैं, तो ये सब ना, ये सब जो चीजें होती हैं, ये उसमें होता है कि होगी कि नहीं होगी। ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब चीजें जब आप एलएलबी करना तब पढ़ सकते हो, बट अभी ये सब मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए। आपको सिर्फ अभी ये जानना है कि मुस्लिम लॉ का क्या एसेंशियल है, क्या होता है। ठीक है। और सुन्नी लॉ में दो विटनेस चाहिए होते हैं, सिया में रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। और वर्सेस क्या, वर्सेस क्लियर नहीं होनी चाहिए, जो वर्ड्स है वो क्लियर होने चाहिए। मतलब जो आपने मैरिज आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें जो आप जो भी उसमें आप कुछ भी आप ऐसी बातें बोल रहे हो, कर रहे हो, वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। देखो जब साउंड माइंड होगा, तो साउंड माइंड होगा वो खुद करेगा। ठीक है। लुनेटिक क्या होता है ना, मेंटली इल थोड़ा सा, तो वो लुनेटिक जो होते हैं ना, उनके फादर ग्रैंडफादर्स करते हैं। ठीक है। फादर या ग्रैंडफादर करते हैं, बट अगर वो साउंड माइंड होगा तो वो खुद करेगा। उस ऑफर एक्सेप्टेंस उनका खुद का होता है। ये होता है। ठीक है। इसके बाद वर्सेस, देखो जो क्या होता है ना, कोई रिलीजियस सेरेमनी जरूरी नहीं है, कोई रिलीजियस सेरेमनी जरूरी नहीं है, लेकिन यूजुअली क्या होता है ना, कोई काजी और मुल्ला, ज्यादातर शादियों में काजी और मुल्ला जो होता है ना, वो कुछ कुरानिक वर्सेस पढ़ा करते हैं। ठीक है। बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता उसका। ठीक। ठीक। और बाकी अभी महर वहर मैं सब बताता हूँ। इतना इतना समझ में आया? अभी कोई डाउट है किसी को? फोर्थ पॉइंट है विटनेसेस का, बताया था मैंने, सुन्नी लॉ में दो विटनेस होने चाहिए, मतलब दो गवाह होने चाहिए कि हाँ भाई शादी हुई है, शिया लॉ में नहीं। ठीक है। मतलब लुनेटिक के लिए बोला गया है कि जो थोड़ा मेंटली इल है, वो उसके लिए, हाँ उसके जो गार्जियन है वो ऑफर एक्सेप्टेंस ना गार्जियन करते हैं। ठीक है। चलो, अब उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है। अब क्या है कि कैपेसिटी टू मैरी, कौन है जो कैपेसिटी कर सकता है। ठीक।
देखो ये आप कोई वो नहीं है क्वेश्चन कोई कि इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन पेपर और ऑरल, ठीक है। तो ये अब रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ वो नहीं कि रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन का होता है इसमें मुस्लिम लॉ में, ऐसा कुछ पर्सनल लॉ में नहीं दिया है, ठीक है। बाकी ये सब चीजें होती हैं, ये आप मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब चीजें अभी आप जानने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अभी ये जानना जरूरी है कि क्या होता है। ऐसे तो बहुत बहुत बड़ा है, फैमिली लॉ बहुत बड़ा है। आप 6 महीने का सिलेबस, मतलब आप फैमिली लॉ 1 पढ़ोगे, फिर फैमिली लॉ 2 पढ़ोगे, 2 सेमेस्टर पढ़ोगे। फर्स्ट सेमेस्टर में फैमिली 1, फैमिली 2। अब फैमिली 1 और फैमिली 2 अगर आप ये चाहते हो कि 3 दिन में कोई बता दे तो नहीं बता सकते, ठीक है। आपको ये जानना ही कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब चीजें कि क्या होता है क्या नहीं होता। जो चीजें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ आपको वो नोट करते जाओ, वो ध्यान में रखो, ठीक है। ये कि क्वेश्चन जो आपका आएगा ना, एक क्वेश्चन आना है, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, सिंगल क्वेश्चन आएगा मुस्लिम लॉ से, पूरे 100 में से एक एक क्वेश्चन आना है। उस एक क्वेश्चन के लिए आप इतनी सारी चीजें पढ़ो, इतना टाइम दो, मुझे नहीं लगता है कोई जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता देता हूँ, सारी चीजें समझा देता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन अभी डिस्कस करने बैठूंगा, अगर बताता रहूंगा तो ये टाइम निकल जाएगा, कई क्लासेस लग जाएंगी ये सब चीजें बताने में। तो ये आप अभी मत पढ़ो, जो मैं जितना बता रहा हूँ ना वो बताओ, अगर उसमें कोई डाउट हो तो मैं उसमें क्लियर करता रहूँ, ठीक है। अब क्या है कि कैपेसिटी टू मैरी, ठीक, कि कौन मैरिज कर सकता है। तो मैरिज करने के लिए क्या है कि एनी पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, जो जो पर्सन साउंड माइंड का हो, ठीक। ए पर्सन हु इज नॉट विद इन द प्रोवेटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप विद द पार्टी और सी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, मतलब इसमें भी होता है प्रोवेटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, इसमें भी होती है। बट इसमें जो प्रोवेटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है ना वो थोड़ा बहुत हिंदू लॉ के उसमें कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या कौन कौन से आते हैं। तो अगर आप शादी करना चाहते हो तो आप प्रोवेटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं कर सकते, मतलब इसमें क्या है कि मदर से, ग्रैंड मदर से, सिस्टर से, यूट्राइन सिस्टर से, ठीक है। उसके बाद बुआ से, मौसी से, ये सब ना इनसे शादी नहीं होती है। तो ये सब चीजें कुछ हैं, मैं आपको बताऊंगा। यार विजिबल होने के लिए फिर वॉइस क्रैक होती है, अगर ऐसे ही समझ में आ रहा हो तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर मुझे बार बार वो करना पड़ेगा, अभी आगे जब बताऊंगा ना तो फिर व्हाइट बोर्ड पे खोलना पड़ेगा, ठीक? तो कैपेसिटी टू मैरी के लिए पहला हो गया कि एनी पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड, ठीक। दूसरा हो गया ए पर्सन हु इज नॉट विद इन द प्रोवेटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप विद द पार्टी ही और सी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, मतलब आप जिससे शादी कर रहे हो वो आपकी डिग्री ऑफ प्रोवेटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा क्या है, इन केस एज लुनेटिक्स और माइनर्स हु हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब completion of 15 years of age, the marriage can be legally contracted by their legal guardians. If there is no consent of the guardians, then the marriage of minor or native is invalid. ठीक, अगर माइनर और नेटिव की शादी होती है तो उसके जो गार्जियंस हैं वो मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लीगली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर उनकी कंसेंट नहीं ली गई है, उनकी कंसेंट नहीं है, तो मैरिज जो है वो इनवैलिड हो, ठीक। इसके बाद क्या है, एनी पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, कोई भी पर्सन जो जिसने प्यूबर्टी की एज अटेंड कर ली हो वो शादी कर सकता है। अब इसमें देखो क्या है कि जो मैंने पहला क्लॉज बताया साउंड माइंड का, जो दूसरा बताया प्रोबेटेड डिग्री का, और जो चौथा बताया एज ऑफ प्यूबर्टी का, ये एक साथ होने चाहिए, साइमल्टेनियसली फुलफिल्ड होने चाहिए, ठीक। बट अगर माइनर और ल्यूनेटिक का केस है तब फिर प्यूबर्टी की जगह जो मैंने सी केस बताया है ना, लुनेटिक वाला, वो केस होता है, ठीक है। तब फिर प्यूबर्टी वाला नहीं देखते। ये हो गई कैपेसिटी टू मैरी, ठीक। अब क्या है कि मैरिज ना 3 तरह की होती है, इसमें निकाह जो है 3 तरीके का होता है मुस्लिम मैरिज, ठीक। सर इस सपिंदा रिलेशनशिप प्रिवेंट इन मुस्लिम मैरिज, देखो ये सपिंदा इसमें ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। ऐसा इतना बड़ा सपिंदा और उसमें नहीं होता है, हिंदू लॉ में सपिंदा और वो बहुत बड़े होते हैं, मुस्लिम लॉ में भी होता है लेकिन इतना नहीं होता है, ठीक है। मैं इसको बताऊंगा तुमको, सपिंदा रिलेशनशिप मुस्लिम में नहीं होती। कैपेसिटी टू मैरिज की बता दिए थे, साउंड माइंड होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिग्री में नहीं करेंगे, अगर लड़की का माइनर है तो उसके गार्जियन देंगे परमिशन, और एज ऑफ प्यूबर्टी हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि
जो मुस्लिम मैरिज है, अब निकाह है ना, वो तीन काइंड का होता है। पहला क्या है, वैलिड। दूसरा क्या है, वॉइड। तीसरा क्या है, इर्रेगुलर। ठीक है। इनके मुस्लिम में नेम है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो बोलते हैं सही। ठीक है। ये होता है वैलिड मैरिज, तो बोलते हैं सही। ठीक है। फिर होता है वॉइड। वॉइड को बोलते हैं बतिल। वॉइड मैरिज जो होती है उसे बोलते हैं बतिल। फिर एक तीसरा फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं इरेगुलर और इनवैलिड मैरिज। ठीक है, उसको बोलते हैं फसिद। ठीक। सही मैरिज हो गई, बातिल मैरिज हो गई, फसिद मैरिज हो गई। ठीक है, आज मैं आपको ये तीन चीजें क्लियर कर दूंगा, फिर इसके बाद का जो है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो सही मैरिज, बातिल मैरिज और फसिद मैरिज, ये जो बेसिक आपका क्वेश्चन बन सकता है ना, वो इससे ज्यादा वो हो गया कि इससे बन सकता है। ठीक है, तो वैलिड बोलते हैं सही मैरिज, वॉइड होता है बातिल मैरिज, और इरेगुलर और इनवैलिड होता है फसिद मैरिज। ठीक है, ये हो गया। अब वैलिड मैरिज क्या होती है? तो वैलिड मैरिज वो होगी जो नाइदर वॉइड ना वैलिड होगी। ठीक है, जिसमें एक लीगल रिक्वायरमेंट जो भी वैलिड मैरिज की है वो पूरी होंगी, तो वो वैलिड मैरिज होगी। जो मैंने आपको लीगल रिक्वायरमेंट एसेंशियल्स बताए थे, वो अगर पूरे हो रहे हैं तो वैलिड मैरिज होगी। ठीक। तो वैलिड मैरिज क्या होनी चाहिए, क्या क्या होगा इसमें, कि प्रपोजल होना चाहिए एक पार्टी से, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करे। ठीक है, कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए, फ्री कंसेंट से होना चाहिए। ठीक। तीसरा क्या है कि जो प्रपोजल एक्सेप्टेंस है वो एक ही मीटिंग में होना चाहिए और बिफोर टू विटनेस होना चाहिए। मतलब सुन्नी लॉ के लिए दो विटनेस होने चाहिए, सिया लॉ के लिए नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक। वो क्या है कि भाई कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भाई साउंड माइंड होना चाहिए, एज ऑफ प्यूबर्टी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट दे सके, और अगर लुनेटिक या माइनर है तो उसके पेरेंट्स या उसके जो गार्जियंस हैं वो दे। ठीक है। ये जो है ये मैरिज के जो मैंने एसेंशियल्स बताए थे, जो आपको मैरिज के निकाह के अगर वो फॉलो हो रहे हैं तो वो जो मैरिज होगी वो वैलिड होगी। ठीक। क्या लिख रहे हो आप लोग? हाँ, सेम रिलीजन का होना चाहिए, वो तो एसेंशियल बताया ना, मैंने आपको एसेंशियल बताए तो थे। ठीक है, तो आपको पहले ही बताया था ये सब सारी चीजें कि भाई बोथ द पार्टी शुड बी मुस्लिम, कि भाई जो भी एसेंशियल जो है वो अगर फॉलो हो रहे हैं तो वैलिड मैरिज है। ठीक है। अब वो मैं आपको बार बार वही चीज थोड़ी रिपीट करता रहूंगा, ये तो आप अपने आप से खुद अंडरस्टूड है ना। ठीक। अब क्या है कि इसके बाद आते हैं वॉइड या बतिल मैरिज। ठीक है, तो बतिल वॉइड मैरिज कब होंगी? वॉइड मैरिज होंगी जब कोई जो पर्सन है ना वो अ, शादी करेगा, जैसे वो होता है प्रोवेटेड डिग्रीज में इनमें शादी करता है, तो वो बतिल मैरिज होती है। तो उसमें बेसिकली क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहली चीज तो आती है, देखो कि कॉन्सैंग्निटी। कॉन्सैंग्निटी, कॉन्सैंग्निटी ये पूरा एक साथ वर्ड है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, एक साथ वर्ड है कॉन्सैंग्निटी। कॉन्सैंग्निटी क्या होता है? रिलेशन बाय ब्लड। अगर आप अपने ब्लड जो फैमिली मेंबर से क्लोज रिलेशन है उसमें आप शादी कर रहे हो, तो वो मैरिज जो होगी वो बतिल या वॉइड मैरिज होगी। इसमें क्या क्या कॉन्सैंग्निटी में क्या आएगा? कॉन्सैंग्निटी ध्यान रखना, रिलेशन बाय ब्लड। ठीक है, कॉन्सैंग्निटी का मतलब होता है रिलेशन बाय ब्लड। तो एक जो मुस्लिम है वो किससे शादी नहीं कर सकता? तो वंस ऑन असेंडेंट और डिसेंडेंट हाउएवर हाई सो, मतलब अपने जो असेंडेंट और डिसेंडेंट है, मतलब अगर मान लो कोई मुस्लिम मेल है तो वो अपनी मदर से नहीं कर सकता, ग्रैंड मदर से नहीं कर सकता, कितना भी ऊपर हो। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड मदर इनसे नहीं कर सकता। नीचे कितना भी हो, मतलब अपनी बेटी से नहीं कर सकता, अपनी ग्रैंड डॉटर से नहीं कर सकता, ये सब चीज। ठीक। इसके बाद क्या है? डिसेंडेंट ऑफ वंस फादर और मदर हाउएवर, मतलब अपने पिता के जो डिसेंडेंट हैं उनसे शादी नहीं कर सकते। जैसे मुस्लिम मैरिज में वो होता है ना, कई सारी शादी होती है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। आप मुस्लिम लॉ में ना जो पर्सन जो मेल है उनको चार शादियों का वो दिया हुआ है। ठीक है।
तो अब ये सब सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उनसे मतलब अगर आपकी कोई वो है तो उनसे भी शादी नहीं कर सकता, ठीक है। कजिन से, मतलब कजिन आप बेसिकली वैसे कर सकते हो, कजिन इसमें कजिन नहीं आते हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, अपने असेंडेंट डिसेंडेंट से नहीं कर सकता, ठीक। फादर के असेंडेंट से नहीं कर सकता, मतलब अपने सिबलिंग से नहीं कर सकता, ठीक है। और ब्रदर्स और सिस्टर्स ऑफ वंस असेंडेंट, मतलब जैसे कोई लड़की है तो अपने चाचा से नहीं शादी कर सकती, कोई लड़का है वो बुआ से नहीं कर सकता, ठीक है। ये है। इसके बाद आता है एफिनिटी। जो मैं आपको बतिल का बता रहा हूँ, ठीक है, वाइड मैरिजेस का एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है रिलेशन बाय मैरिज, ठीक। तो अभी हमारी क्लास है 7:30 तक चलेगी आज, ठीक है। 15-20 मिनट में ये आज का टॉपिक खत्म कर दूंगा, बाकी कल मुस्लिम लॉ हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्या है, ठीक है। तो एफिनिटी मतलब होता है रिलेशन बाय मैरिज। तो इसमें क्या आएगा बेसिकली कि असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ वंस वाइफ, मतलब अपनी वाइफ की माँ, जैसे सास से शादी नहीं कर सकता, वाइफ की दादी से शादी नहीं कर सकता। ये मैरिज से जो रिलेशन बनते हैं ना, रिलेशन बाय मैरिज, उनमें शादी नहीं हो सकती, ठीक है। और वाइफ ऑफ वंस असेंडेंट और डिसेंडेंट, मतलब अपने जैसे मान लो फादर है, फादर की कई शादी हुई, ठीक है, तो अपने स्टेप मदर से नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सब चीजें जो होती हैं, वाइफ ऑफ वंस असेंडेंट और डिसेंडेंट, अपनी बेटे की लड़की, अपनी बेटे की वाइफ से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो है ना, ये प्रोहिबिटेड है, ठीक। अब क्या है कि इसके बाद एक तीसरा भी होता है जिसे बोलते हैं फोस्टरेज। फोस्टरेज, ठीक है, ये सब लिख लेना वर्ड। कॉन्सैग्निटी, एफिनिटी, फोस्टरेज। कॉन्सैग्निटी हो गया रिलेशन बाय ब्लड, एफिनिटी हो गया रिलेशन बाय मैरिज, फोस्टरेज हो गया रिलेशन बाय मिल्क, ठीक है। फोस्टरेज का मतलब होता है रिलेशन बाय मिल्क। रिलेशन बाय मिल्क का क्या मतलब होता है ना कि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो जिनकी माँ कोई और होती है लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग कोई और करता है, ठीक है। बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि भाई कोई और लेडी है वो किसी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन बाय मिल्क है तो वो जैसे मान लो किसी कोई लड़का है, उसको किसी लेडी ने ब्रेस्ट फीड किया है, वो उससे शादी नहीं कर सकता, वो उसका एक रिलेशन बाय मिल्क हो जाएगा, ये माना जाएगा कि इसकी माँ, ठीक है। तो उसमें शादी नहीं कर सकते, ठीक। वो बतिल मैरिज होती है, वॉइड मैरिज होती है, ठीक। और उसमें ये भी होता है कि आप जैसे आपकी कोई फोस्टर मदर है तो आप उसकी लड़की से शादी, मतलब उसकी जो डॉटर है उससे शादी नहीं कर सकते, वो आपकी फोस्टर सिस्टर हो जाएगी, आप उससे शादी नहीं कर सकते, ठीक। ये दो दो तीन चीजें होती हैं इसमें। बस इतना आप जान लो कि कॉन्सैग्निटी, एफिनिटी, फोस्टर, जिसमें आप दो ही चीजें बस जान लो कि भाई फोस्टर फोस्टर मदर से नहीं कर सकता, फोस्टर मदर की लड़की मतलब फोस्टर सिस्टर से नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, ये हो जाती है बतिल मैरिज। इसमें आपने तीन चीजें पढ़ ली, कंsanguinity, एफिनिटी और पोस्टरेज। अब इसमें बतिल मैरिज में और भी होता है। बतिल मैरिज देखो क्या होता है कि आप किसी और की बीवी से, आप किसी और की वाइफ से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक वो किसी को डाइवोर्स, जब तक वो डाइवोर्स ना दे दे, जैसे मान लो कोई लेडी है, उसका हस्बैंड है, तो आप उस लेडी से शादी नहीं कर सकते। अगर आपने उस लेडी से शादी की तो वो वाइड होगी। हाँ, अगर वो लेडी डाइवोर्स दे देती है उसके बाद कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या है कि एक होता है कि आप किसी की डाइवोर्स वाइफ से रीमैरिज नहीं कर सकते व्हेन द लीगल बार एग्जिस्ट, ठीक है। लीगल बार एग्जिस्ट क्या होता है ना, कि जो इद्दत पीरियड है, ये सब आगे बताऊंगा इद्दत क्या होता है, ठीक है। तो अगर ये सब चल रहा है तो अगर उस टाइम पे आप किसी डाइवोर्स वाइफ से शादी कर लेते हो तो भी वो वॉइड मैरिज होती है, बतिल, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब क्या है ना, ये सिया लॉ में कुछ अलग से भी दी हुई है, ठीक है। सिया लॉ में वॉइड के लिए कुछ अलग से भी दी हुई है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे रीमैरिज विथ वंस ऑन डाइवोर्स वाइफ ऑन देयर इज लीगल वाइफ, मतलब अगर आपने डाइवोर्स दे दिया अपनी वाइफ को, ये मैं आगे बताऊंगा, अभी डाइवोर्स बताऊंगा, इद्दत बताऊंगा, मेहर बताऊंगा, तो सारी चीज सब आपको क्लियर करूंगा। अभी बस आप ये जान लो कि क्या होता है कि इद्दत पीरियड होता है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रॉपर उसको समझाना पड़ेगा। इद्दत काफी वैसा टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है।
तो अगर लीगल बार लगा हुआ है, अगर मान लो कोई हस्बैंड है, उसने वाइफ को अपनी डाइवोर्स दे दी, क्या तलाक दे दिया, तो वो उससे शादी नहीं कर सकता। ठीक है, उसको शादी करने की भी कंडीशन होती है, जो अलग कंडीशन होती है, पर उससे उस डाइवोर्स देने के बाद नहीं कर पाएगा। मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ, ये सिया लॉ में मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ जो होती है वो वॉइड मैरिज मानी जाती है। मतलब मुस्लिम लॉ में सिर्फ 4 शादी करने का वो है। अगर 5वीं शादी करते हो तो शिया लॉ में वाइड होती है, सुन्नी लॉ में ये रेगुलर होती है। सुन्नी लॉ के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। आप शिया लॉ का भी जानो कि अगर फिफ्थ वाइफ से कोई मुस्लिम मैन शादी करता है तो वो वाइड मैरिज होती है। ठीक है। शिया लॉ में एक और होता है कि मैरिज विथ एनी नॉन मुस्लिम। आप अगर किसी नॉन मुस्लिम से शादी करते हो तो वो भी वाइड मैरिज है। ठीक, शिया लॉ में होता है ये। इसके बाद मैरिज विथ ए वुमन अंडर गोइंग इद्दत, अगर कोई वुमेन है वो इद्दत पीरियड पे है, तो अगर आप उससे उस टाइम पे शादी करते हो तो भी सिया लॉ में वॉइड होती है। ठीक है, ये आपको मैंने ये सारी चीजें बता दी। अब एक लास्ट टॉपिक आज का जो हम लोगों को अभी पढ़ना है, ठीक है, वो है इरेगुलर। इरेगुलर और इनवैलिड, इसको फसिद मैरिज बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, सिया लॉ में ना सिर्फ 2 तरह की मैरिज होती है, वैलिड एंड वॉइड। ठीक है, सिया लॉ जो है वो इरेगुलर या फसिद मैरिज को ना रिकॉग्नाइज नहीं करता। जो ये फसिद मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ सुन्नी लॉ। ठीक है, 3 तरह की मैरिज मैंने बताई थी। सही, सही मतलब वैलिड, बातिल मतलब वॉइड, इरेगुलर और इनवैलिड या फसिद मैरिज, इसको फसिद बोलते हैं। ठीक है, तो जो फसिद मैरिज है ये सिर्फ सुन्नी लॉ में है, सिया लॉ में नहीं। ठीक है, तो मैं क्या क्या होता है इसमें फसिद, क्या इरेगुलर इसे क्यों बोलते हैं, इरेगुलर इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो इरेगुलरिटी है, मतलब जो इरेगुलर है, अगर अगर इसको दूर कर दिया जाए तो ये मैरिज परफेक्टली वैलिड हो जाएगी। ठीक है, अगर जो इसकी इरेगुलरिटी है अगर इसको दूर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये मैरिज जो है वो वैलिड हो जाएगी। तो इसमें देखो क्या क्या आता है कि मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ सिया लॉ में वॉइड होती थी। क्यों? क्योंकि सिया लॉ जो है वो फसिद मैरिज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। ठीक है, बट सुन्नी लॉ में अगर फिफ्थ मैरिज आप करते हो तो वो इरेगुलर होगी। ठीक है, आपने अगर मान लो कर ली, तो अगर आपने 4 वाइफ आपकी पहले थी, आपने फिफ्थ वाइफ से शादी कर ली तो इरेगुलर होगी। लेकिन आपने इसके बाद आप किसी वाइफ को डाइवोर्स दे दो, आपका डाइवोर्स जिस दिन से हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपकी फिर से 4 वाइफ हो गई, तो वो मैरिज वैलिड हो जाएगी। तो मतलब जिस दिन ये इरेगुलरिटी रिमूव कर दी जाएगी वो वैलिड मानी जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ सुन्नी लॉ में। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैरिज विदाउट 2 कंपीटेंट विटनेस। मैंने आपको बताया था कि सुन्नी लॉ में 2 विटनेस जरूरी है। अगर इन केस 2 विटनेस नहीं हुए तो वो मैरिज है वो इरेगुलर होगी। मतलब आपको दोबारा आप जाओ, आप 2 विटनेसेस हैं, उनके सामने आप अपना रिकॉग्नाइज कराओ कि भाई वो रिकॉग्नाइज कर ले कि हाँ भाई इनकी शादी हुई है 2 विटनेस के साथ, तो वो फिर से वैलिड मानी जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैरिज विद ए वुमेन हु इज नाइदर मुस्लिम नॉर किताबिया। सुन्नी लॉ में, सिया लॉ में क्या होता है कि आप नॉन मुस्लिम से शादी कर ही नहीं सकते, अगर करते हो तो वाइड माना जाता है। बट सुन्नी लॉ में क्या है ना कि आप किताबिया से भी कर सकते हो। किताबिया क्या होता है, बेसिकली किताबिया, किताबिया, ठीक है, किताबिया क्या होता है कि जो बुक को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि जो उनका एक सोर्स है, जो ओरिजिन है वो एक बुक से है। जैसे मुस्लिम लॉ में हो गया भाई वो कुरान को मानते हैं। ठीक है, जूस में हो गया वो किताब को मानते हैं, क्रिश्चियन में हो गया वो बाइबल को मानते हैं। ठीक है, तो जो किताबिया बोलते हैं उनको, जो उनकी एक जो ओरिजिन है, जो है ना एक बुक से, एक तरह से समझ लो कि भाई बुक ही है जो उनका एक सुप्रीम वो है। ठीक है, तो उनको किताबिया बोलते हैं। तो जो सुन्नी लॉ में ना वो किताबिया से शादी की जा सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि मैरिज विद ए वुमन अंडर गोइंग इद्दत। मैंने आपको बताया था सिया लॉ में अगर आप इद्दत पीरियड में अगर किसी से शादी कर लेते हैं तो वो वाइड होती है, बट सुन्नी लॉ में क्या है वो इरेगुलर होती है। जैसे उसका इद्दत खत्म तो मैरिज आपकी वैलिड। ठीक है, इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं करता है। देखो बताया था मैंने, सिया लॉ में क्या है ना कि अगर आप मैरिज करते हो तो वो वाइड मानी जाती है। देखो ये सब चीज जो चीजें होती है ना फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में जाती है। आपको फिर करना है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर कराओ, ये करो वो करो। ठीक है, तो जो अपने हमें पर्सनल लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि पर्सनल लॉ में क्या है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे देखो इतने केस है, जब आप एलएलबी करोगे ना तो आपको, आप जब लॉ पढ़ोगे तो आपको केसेस के साथ पढ़ना पड़ेगा, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको रिक्वायर्ड नहीं, तब आप पढ़ोगे तब आपको बताया जाएगा कि हर एक चीज के लिए अलग केस है कि भाई ये फैक्ट ऐसा ऐसा हुआ तो कोर्ट ने ये दिया। वो आपको पर्सनल लॉ में नहीं मिलेगी, वो आपको लॉ में लिखी नहीं मिलेगी।
लेकिन इसीलिए जो आप लोगों को एलएलबी में ना सब क्यों बोलते हैं कि भाई जुडिशियल डिसीजन पढ़ो, लेटेस्ट केसेस पढ़ो, क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि ये सब चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना कि वो आपको लॉ में नहीं मिलती, वो जो कोर्ट डिसीजन देता है ना उससे गवर्न होती है। जैसे अभी आपने सुना होगा, अभी एक हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया को पार्टनरी प्रॉपर्टी में लड़कियों को, कि भाई लड़कियों के 2005 के पहले क्या था ना, कि जो पार्टीशन 2005 के पहले हो गया उसमें को पार्टनरी राइट नहीं मिलता था, लड़कियों को नहीं प्रॉपर्टी दी जाती थी, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया। तो अब वो लॉ जब आप पढ़ोगे तो लॉ में आपको नहीं मिलेगा कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, लेकिन आप कोर्ट ने डिसीजन दिया तो वो आगे माना जाएगा कि हाँ भाई है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना सिर्फ पर्सनल लॉ पढ़ रहे हैं। पर्सनल लॉ में ये लिखा है कि भाई नहीं कर सकता, वॉइड हो। ठीक है, करने को तो सब कुछ होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, सब है। ठीक है, ये सब सारी चीजें। तो मैंने आपको सुन्नी लॉ में बता दिया इरेगुलर में क्या क्या था। ठीक है, मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ, कंप्यूटेंट विटनेस के उसमें नहीं किया, किताबिया से कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते हो, मतलब किताबिया से करोगे वैलिड होती है किताबिया से। वैलिड क्या होती है? इरेगुलर होती है। ठीक है, सॉरी मैं कह रहा हूँ, मतलब उन किताबिया से वैलिड होती है। ठीक है, और किसी से करते हो तो इरेगुलर होती है। इरेगुलर मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि कोई मुस्लिम मैन है, उसने हिंदू लड़की से शादी कर ली, वो हिंदू लड़की इस्लाम अपना लेगी, वैलिड हो जाएगी। ठीक है, मैरिज वैलिड मान ली जाएगी सुन्नी लॉ में। और किताबिया से करते हो मतलब क्रिश्चियन जीव मुस्लिम से करते हो तो वैसे भी वैलिड रहती है। ठीक, सुन्नी लॉ के लिए बता रहा हूँ। इद्दत का बता दिया। एक इसमें और होता है कि मैरिज अगेंस्ट रूल ऑफ अनलॉफुल कंजक्शन, मतलब क्या होता है कि अगर जैसे आपकी कोई हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, तो वो अपनी सिस्टर इन लॉ, मतलब जो वाइफ की सिस्टर है, उससे शादी नहीं कर सकता। अगर वाइफ से सिस्टर से शादी करता है तो वो भी इर्रेगुलर मानेगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर उसको शादी करना है अपनी साली से, तो वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दे, फिर इसके बाद वो अपनी साली से, मतलब सिस्टर इन लॉ से शादी कर सकता है। ठीक है, ये चार पांच कंडीशन होती है। ठीक है, मैं आपको कंsanguinity बता दिया, एफिनिटी बता दिया, फोस्टरेज बता दिया। ठीक है, ये जो कंsanguinity, एफिनिटी, फोस्टरेज और ये सब जो मैंने आपको बताए थे ना वॉइड मैरिज में, ये एब्सोल्यूट प्रोविजन है, मतलब ये अगर है तो ये एब्सोल्यूट है, इनका इरेगुलरिटी रिमूव नहीं की जा सकती। ये जो मैंने आपको बाद में बताया, अनलॉफुल कंजक्शन, मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ, मैरिज विदाउट टू कंप्लीटेड विटनेस, मैरिज विद ए वुमन हु इज नाइदर मुस्लिम नॉर किताबिया, मैरिज विद whom अंडरगोइंग इद्दत, ये जो है ना ये एक रिलेटिव प्रोविजन है, मतलब इरेगुलरिटी रिमूव हुई तो ये वैलिड हो जाती है। ठीक है, कितना हो गया? अब इसके बाद मैं 5 मिनट आप लोगों के डाउट्स ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कल क्या क्या पढ़ना है हमको। कल हमको पढ़ना है इद्दत। पहले मैं आपको इद्दत बताऊंगा, इद्दत क्या है। इद्दत के बाद हम लोग पढ़ेंगे मूता मैरिजेस, फिर हम लोग पढ़ेंगे डावर या महर जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम हैं, जो अभी वो उनको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, जो हिंदू लोग हैं उन्होंने कम ही सुना होगा। ठीक है, मूता मैरिज है, महर है, इद्दत है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइवोर्स। डाइवोर्स के बाद मैं आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस बताऊंगा कि मेंटेनेंस का क्या है इसमें है। और मेंटेनेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे वक्त। ठीक है, इतनी चीजें हमको अभी पढ़नी है। अब आपके डाउट दे देता हूँ। तलाक प्रोसेस अबॉलिश कर दिया था, डाइवोर्स प्रोसेस क्या है मुस्लिम का, अब आगे बताऊंगा ना डाइवोर्स प्रोसेस क्या है, डाइवोर्स तो कैसे होता है। ठीक है, वक्त बताऊंगा वक्त क्या है। ठीक है, सर मैरिज विद क्रिश्चियन इज वैलिड इन सुन्नी लॉ। हाँ, सुन्नी लॉ में जो मेल है वो कर सकता है। ठीक है, इसमें देखो बहुत सारी चीजें होती हैं कि फीमेल नहीं कर सकती, फीमेल के लिए सिर्फ मेल से ही मुस्लिम से ही शादी करना होता है। वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मेल के लिए है कि मेल कर सकता है, क्रिश्चियन से लड़की से शादी कर सकता है, वो वैलिड मानी जाती है। ठीक है, सर मैरिज विद क्रिश्चियन, देखो जो मेल है ना वो शादी कर सकता है। ठीक है, वो वैलिड माना जाता है। फीमेल के लिए नहीं है, मैं आगे बताऊंगा भी, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा मेल और फीमेल वाला। ठीक है, बेसिकली जो मुझे ये है कि मेल जो है वो शादी करता है, ये वो अगर ज्यूज या क्रिश्चियन से शादी करता है तो वो जो मैरिज है वो वैलिड होती है सुन्नी लॉ में। सिया में नहीं होती है। सिया में क्या होता है कि अगर आप नॉन मुस्लिम से शादी करते हो तो वो वॉइड है। ठीक है, फसीद में क्या होता है? फसीद में बताया था इरेगुलर। इरेगुलर मतलब होता है अगर इरेगुलरिटी आपने रिमूव की तो वो वैलिड हो जाएगी। जैसे आपने फिफ्थ वाइफ से शादी कर ली, मतलब सुन्नी, सिया में होता ही नहीं, सुन्नी में होता है। सुन्नी में अगर आपने किसी पर्सन है उसकी 4 वाइफ है, उसने 5वें से शादी कर ली तो वो मैरिज इरेगुलर है अभी। ठीक है, अगर वो किसी वाइफ को 4 में से किसी एक को डाइवोर्स दे देता है
तो फिर उसकी 4 ही बचेंगी। डाइवोर्स दे दिया भाई, 3 बची, वो जिससे शादी की थी वो चौथी हो गई, फिर 4 हो गई। तो 4 होते ही वो मैरिज वैलिड हो जाएगी। ठीक है? बताया था मैंने, मेल कर सकता है। मेल जो होता है वो क्रिश्चियन और ज्यू से शादी कर सकता है। किताबिया होना चाहिए। किताबिया जो लॉ में दिया, पर्सनल लॉ में दिया है किताबिया, और किताबिया होते हैं क्रिश्चियन और ज्यूज। ठीक है? तो सुन्नी लॉ में मेल मैरिज विद हिंदू गर्ल इज एन इरेगुलर पीरियड, इरेगुलर होती है। ठीक है? अगर सुन्नी लॉ में कोई मेल है वो हिंदू गर्ल से शादी करता है तो वो इरेगुलर होती है। अगर वो जो लड़की है वो इस्लाम अपना लेती है तो वो वैलिड हो जाएगी। ठीक है? इसका मीनिंग एक साथ 4 वाइफ, हाँ, एक कोई जो मेल है वो 4 वाइफ, एक 4 वाइफ शादी कर सकता है। पहले क्या था कि कुरान ये सब नहीं थे ना, उसके पहले तो अनलिमिटेड कर सकते थे, लेकिन कुरान और जो ये सुन्ना इजमा ये जो आए इनके बाद से ना प्रोहिबिट किया गया कि भाई 4 ही कर सकते हैं। उस टाइम पे तो देखो, उस टाइम पे एक हिस्टोरिकल स्टेप मान सकते हो कि भाई अनलिमिटेड शादियों से एक बार लगाया गया। लेकिन अब हो सकता है अब भाई वो हो, लेकिन चार चार शादी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो तो है। ठीक है? लेकिन 4 शादी कर सकता है। फीमेल को इजाजत नहीं है, फीमेल सिर्फ एक कर सकती है, मेल 4 कर। तो ये बुआ चाचा की बेटी देखो इनसे हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है? बुआ से नहीं कर सकते, चाचा से नहीं कर सकते, लेकिन इनके अब मैंने बताया था इनसे ये है कि अब कजिन से शादी हो जाती है। ठीक है? बहुत होता है। ठीक है? थोड़ा सा इसमें बेसिकली इतना मुझे भी बहुत नॉलेज नहीं है इन डेप्थ में, क्योंकि मैंने भी मुस्लिम लॉ से पढ़ा है। जो लॉ होता है ना वो इतनी सारी चीजें नहीं बताता है। तो अगर कोई मुस्लिम आपका फ्रेंड हो तो और उससे थोड़ा क्लियर कर लेना, लेकिन हाँ मुझे जितना पता है कि हो जाती है। ठीक है? और ये सब इजाजत नहीं है, नहीं है, मैं आगे बताऊंगा जब ये डाइवोर्स और सारी चीजें पढ़ाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो मुस्लिम के लिए ना, जो हिंदुओं के लिए ना अपना एक पर्सनल लॉ है कि हिंदू माइनॉरिटी ये गार्जियनशिप ये सब। मुस्लिम में भी गार्जियनशिप का होता है। तो मुझे गार्जियनशिप आप लोगों को नहीं पूछेंगे इतना। ठीक है? गार्जियनशिप आपके में नहीं आना चाहिए। गार्जियनशिप में भी बहुत कुछ चीजें हैं। ठीक है? बस आप ये जान लो कि कुछ चीजें से मैं आपको लास्ट क्लास लूंगा तो मैं आपको हिंदू और मुस्लिम गार्जियनशिप की कुछ चीजें बता दूंगा कि हिंदू गार्जियन में क्या होता है, कि भाई नेचुरल नेचुरल गार्जियन कौन होता है। ठीक है? ये सब मैं चीजें आपको लास्ट क्लास में ना कुछ बेसिक चीजें आपको सक्सेशन और हिंदू गार्जियनशिप और इसकी थोड़ी बता दूंगा कि भाई गार्जियनशिप में क्या क्या होता है। ये वैसे आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के लिए जिस दिन लास्ट क्लास लूंगा उस दिन बता दूंगा। चलो मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स हो गए हैं, और ऐसे कोई डाउट समझ में नहीं आया मुझे कोई। आईपीआर पढ़ा देंगे सर। देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो कोशिश करूंगा, बट वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है? नहीं, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है? नेचुरल गार्जियन फादर भी होता है, हाँ, वो अभी बताऊंगा मैं आपको लास्ट क्लास जिस दिन लूंगा उस दिन सारी चीजें बता दूंगा भाई, ये लीगल गार्जियन क्या है, नेचुरल गार्जियन क्या है, ये सब थोड़ा बता दूंगा। ठीक है? चलो ठीक है, इन करते हैं। बाकी जो भी डाउट्स हैं कल बाकी बताएंगे। ठीक है?